आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट 3, दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड सिस्टम चैप्टर का पार्ट 3। इसमें हम डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं एंड स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, हर सोसाइटी को स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर हर सोसाइटी का इस प्रॉब्लम से डील करने का तरीका जो है सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। यहां जो मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूं ना, ये सोसाइटी कोई हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब यहां पर जो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो कुछ अलग तरह की है, जिसके बारे में अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये सोसाइटी जो है इस प्रॉब्लम से अलग अलग तरीके से डील करेगी, तो ये सोसाइटी अलग अलग कैसे होती है। अब ये सोसाइटी में डिफरेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का what to produce, how to produce and for whom to produce के डिसीजन पर कितना कंट्रोल है। यानी कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, किन के लिए प्रोड्यूस होगा, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो सोसाइटीज को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो इसमें सोसाइटी से मतलब इकोनॉमीज की टाइप्स, ठीक है। सो जो टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती हैं वो क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। पहली आती है प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी। प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी, इसमें सारे डिसीजन जो होते हैं ना गवर्नमेंट ही लेती है। यानी कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, सारे के सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट ही लेती है। गवर्नमेंट या इसको बोलते हैं स्टेट लेती है। इसको ना हम सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे पहले यूएसएसआर में था, ठीक है। रशिया में भी कम्युनिस्ट है, बट वो बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक है, बट है नहीं, है उनकी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट ही। सो इसमें सारे रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वही इसका एलोकेशन कैसे होगा ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो एलोकेशन होता है, ये जनरली 3 लेवल्स पर होता है। ये जनरली 3 लेवल्स पर होता है। फर्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन करंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं, और कुछ ऐसा होगा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में उसको कंज्यूम कर सके। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, फ्यूचर में कंजम्पशन के लिए नहीं होती। तो आज के कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करके उन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ाई जाती है। आप अपना सिंपल एग्जाम्पल लेके चलो। आपकी फैमिली में सेविंग जरूर करते होंगे, ठीक है। अगर मान लो सैलरीड बंदा है जिसको पता है कि हर महीने मेरे को इतने पैसे आने ही आने हैं, तो भी वो जो अपना सेव करके और उसको इन्वेस्ट कर रहा होता है, किस लिए? ताकि फ्यूचर की इनकम बढ़ाई जा सके, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट किया जा सके, ठीक है। सो अब कितने रिसोर्सेज को इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो करंट कंजम्पशन के जो कंपैरिजन में ग्रोथ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जो आए खा पी लो, कल किसने देखा है। कुछ होते हैं जो आए उसमें से कुछ कंज्यूम करो, कुछ सेव करके उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि कल किसने देखा है। उनका कल किसने देखा है मतलब कल की क्या पता इनकम हो या ना हो, या कल क्या पता कितने पैसे की जरूरत पड़ जाए। और दूसरे वो होते हैं कल पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, आज ही खा पी के खत्म करो सारा, ठीक है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो करंट कंजम्पशन के कंपैरिजन में ग्रोथ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सेकंड आता है प्लानिंग ऑफ आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्री एंड फर्म। ये गवर्नमेंट ही करती है। स्टेट ये डिसाइड, स्टेट जब मैं बोलूंगा तो गवर्नमेंट बोलूंगा। यहां पर स्टेट ये नहीं कि दिल्ली स्टेट है, वैसे भी दिल्ली स्टेट में तो कहने को ही दिल्ली स्टेट है, कंट्रोल तो हमारे सीएम साहब का है ही नहीं इसके ऊपर। तो स्टेट ये डिसाइड करती है कि हर इंडस्ट्री या हर फर्म का आउटपुट क्या होगा, हर इंडस्ट्री हर फर्म का आउटपुट क्या होगा, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होगी, कितने रिसोर्सेज हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी। एंड टू इंश्योर कि ये रिक्वायरमेंट इनपुट्स अवेलेबल हो, स्टेट इसके लिए ना इनपुट आउटपुट एनालिसिस कंडक्ट करती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस कंडक्ट करती है। अब देखते हैं जी इनपुट और आउटपुट एनालिसिस होता क्या है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, देखो हर इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उसका प्रोडक्शन
एज ए रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री का आउटपुट यूज करती होगी। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि एक स्टील इंडस्ट्री है, वो आयरन ओर इस्तेमाल करती है, कोल इस्तेमाल करती है, बट कोल वाले भी तो स्टील इस्तेमाल करते होंगे। कैसे? उनको भी तो मशीनरी चाहिए, उनको भी तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स चाहिए। वो कौन प्रोड्यूस करेगा? वो स्टील से प्रोड्यूस होगा। ठीक है। एग्रीकल्चर जो है उसका आउटपुट इंडस्ट्री यूज करती होगी। जैसे एग्रीकल्चर का आउटपुट क्या है? व्हीट है, उससे ब्रेड, बिस्किट सब कुछ प्रोडक्ट बनाने में काम आएगा। और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में जरूरी नहीं कि वो खाना बनाने वाली ही, फूड इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो है वो मशीनरी प्रोड्यूस करती है, मशीनरी जो है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है, यानी कि एक दूसरे के प्रोडक्ट का वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे हर इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस करती है तो एज ए रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री का आउटपुट यूज करती होगी, और इसका आउटपुट, इस इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है। सो स्टेट या गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इनपुट एंड आउटपुट जो है सारी इंडस्ट्रीज का मैच हो जाए, इनपुट एंड आउटपुट सारी इंडस्ट्रीज का मैच कर जाए, ताकि एक इंडस्ट्री की जो प्लांट डिमांड है, जो उनकी डिमांड है, उसकी प्लांट सप्लाई के बराबर हो जाए। यानी एक का आउटपुट या तो कंज्यूमर यूज कर ले, नहीं तो इंडस्ट्री यूज कर ले, फालतू नहीं बचना चाहिए। इसी तरह जो उसने सप्लाई किया है, जैसे मैंने बोला, एक जो उसने प्रोड्यूस किया है या तो कंज्यूमर फाइनली ले जाए या फिर इंडस्ट्री ले जाए, और उसको जितना चाहिए है वो दूसरी इंडस्ट्री से मिल जाए। यानी कि एक की प्लांट डिमांड, एक इंडस्ट्री की प्लांट डिमांड उसकी प्लांट सप्लाई के बराबर हो जाए। ये जो फिक्स करना, ये मैच करना किसका काम होता है? ये स्टेट या गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। सो नेक्स्ट आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट बिटवीन कंज्यूमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट बिटवीन कंज्यूमर्स, यानी कि जो आउटपुट है वो कंज्यूमर्स में किस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो, गवर्नमेंट ही ना ये प्लान करती है कि हर इंडस्ट्री का आउटपुट कंज्यूमर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो सकता है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो लोगों की नीड पर डिपेंडेंट हो, या जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा मिल जाए, जो जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है उसको कंजम्पशन के लिए भी ज्यादा देना शुरू कर दें। ठीक है। तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकती है। ठीक है, कि हर एक को राशन की दुकान पे, राशन की दुकान में वर्ड जो यूज कर रहा हूं ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट आपके पेरेंट्स ने जरूर सुना होगा। आजकल तो सिर्फ जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनको मिलता है। पहले, आज से 20-25 साल पहले की बात है, जब तक इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी, तब तक क्या होता था, हर फैमिली जो होती थी उसके लिए डिसाइडेड होता है कि हर फैमिली को इतने किलो चीनी, इतने किलो चावल, इतने किलो व्हीट मिलेगा, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि किस किस को कितना कितना मिलेगा। वो एक फिक्स प्राइस पर होता था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैशनिंग। तो ये हो गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है कि मनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसने जिसका जितना प्रोडक्शन किया उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे दे दिए। अब अगर मनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी ताकि लोग खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या खरीदना है। ठीक है भाई, अगर मुझे कोई ये बोल दे कि आपको 5 किलो मंथली व्हीट मिलेगा और 3 किलो चावल मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, मैं चावल खाता ही नहीं, मैं चाहता हूं मुझे 8 का 8 किलो व्हीट मिल जाए, बट वो तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि मुझे क्या देना है। इसकी बजाय उन्होंने बोल दिया जी हमने आपको पैसे दे दिए, अब आप चाहे 5 किलो व्हीट खरीद के 3 किलो राइस खरीद लो, चाहे आप 7 किलो व्हीट खरीदो, चाहे आप सारे के सारे चावल खरीदो, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अगर मनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर मनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा? नहीं, तो भी प्राइसिंग की हेल्प से ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पैटर्न डिसाइड कर सकती है। ठीक है, जैसे जिस प्रोडक्ट का वो चाहते हैं कि लोग कम कंज्यूम करें, उसका प्राइस हाई रख देंगे, क्योंकि प्राइस किसने डिसाइड करना है? गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, ताकि लोग उसको कम खरीदें। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टू डिस्करेज द कंजम्पशन। एंड लो प्राइस रख दें कुछ कमोडिटीज का जिनका वो चाहते हैं कि कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए, यानी टू इनकरेज कंजम्पशन वो उसका प्राइस लो रख सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ अगर गवर्नमेंट प्राइस खुद फिक्स करती है तो। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट बिटवीन कंज्यूमर्स हो गया। हमने पढ़ लिया कि कमांड इकोनॉमी या जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, और ये जनरली सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो करती है। सो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? सब कुछ सेंट्रली प्लान करेगी, गवर्नमेंट ही सबको डिसाइड करेगी क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। सो सेंट्रल प्लानिंग की हेल्प से गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल व्यू लेके चलती है, पूरी इकोनॉमी का
ओवरऑल व्यू लेके चलती है, और स्पेसिफिक नेशनल गोल्स जो होते हैं, ठीक है, कि हमें इतना आउटपुट चाहिए है, स्पेसिफिक नेशनल गोल्स को ध्यान में रखकर रिसोर्सेज को एलोकेट करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बीच में। सो अनएम्प्लॉयमेंट पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अगर कैसे, अगर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट और लेबर की स्किल के हिसाब से लेबर एलोकेट की जाए, यानी कि हमें पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर इस स्किल के लोगों की जरूरत है, हम उसी चीज की ट्रेनिंग देंगे ताकि उस चीज के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर उस स्किल के लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके, ठीक है। सो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब आज की कंजम्पशन को कट करके और फ्यूचर की लिए इन्वेस्ट करके चलती है, तो गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है तो हाई ग्रोथ रेट इन इकोनॉमी भी अचीव किए जा सकते हैं। ये सब गोल अचीव किए तो जा सकते हैं, ठीक है, ये सब गोल अचीव तो किए जा सकते हैं। तो इसके लिए सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये जो सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। यानी कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है एंड एनालाइज करनी है, ठीक है, जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और एनालाइज करना होता है, तो फिर प्लान भी क्या बनेगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्लान भी क्या बनेगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर मान लो प्राइसिंग का मैंने बोल दिया जी, मैंने बोल दिया इसका ये प्राइस होगा, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया इसका प्राइस इतना होगा, तो अगर प्राइसिंग का कोई सिस्टम ही ना हो, प्राइस जो है गवर्नमेंट सेट करती है यानी स्टेट सेट करती है, तो प्लानिंग में इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब जैसे मान लो दो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, दो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब मान लो मैं ये कहता हूं, आपको पूछा जाए ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, तो आप बोलोगे जिसमें पैसे कम लगेंगे वैसे करेंगे। बट जैसे दो डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है जो डिफरेंट इनपुट यूज करती हैं, जब तक उन इनपुट की वैल्यू का पता लगाने का कोई तरीका ही ना हो हमारे पास, ठीक है, तो उस टेक्निक को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मैंने बोला जी मुझे ना, जैसे मान लो मुझे स्टील प्रोड्यूस करना है, सिंपल एग्जांपल, मुझे स्टील प्रोड्यूस करना है, तो स्टील के लिए फर्नेस यूज होती है, भट्टी जिसको बोलते हैं, तो वो ऑयल से भी चल सकती है और कोल से भी चल सकती है। अब ऑयल फायर्ड और कोल फायर्ड इन दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा कैसे मालूम चलेगा। स्टील तो बन के आ गया बाहर आपका, अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि ऑयल वाला सस्ता पड़ा है या कोल वाला, जब तक आपको यही ना पता हो कि ऑयल का और कोल का प्राइस क्या है, ठीक है। यानी कि जब तक हमें कोल एंड ऑयल की जो इनपुट हैं उनकी रिलेटिव वैल्यू का आइडिया ना हो, तब तक हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ऑयल से प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ता है स्टील को या कोल से प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ता है, ठीक है। चलिए, यानी कि जो रिलेटिव वैल्यू है उसका हमें आइडिया नहीं लग सकता, क्योंकि प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट के गवर्नमेंट ने ही फिक्स करने होते हैं, तो इनपुट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा, जो वर्कर्स और मैनेजर्स होते हैं उनको इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव प्लान बनाने होते हैं। भाई मैं चाहता हूं जी, ये हमेशा ये करते हैं ना कि जिसने जितना अच्छा काम किया उसको उसके हिसाब से बोनस वोनस देंगे हम, ये बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी उनके लिए इंसेंटिव प्लान बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्शन पर इंसेंटिव मिलना हो तो क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। अगर मान लो हम कहते हैं जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उसका उतना इंसेंटिव हो गया, तो अगर ज्यादा प्रोड्यूस करने पर इंसेंटिव होगा तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना शुरू कर देंगे, वो तो बस नंबर्स देखेंगे कि हाँ जी कितने हम नंबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम या वेट वाइज ज्यादा प्रोडक्शन करने पर इंसेंटिव मिलना हो, यानी जितने किलो प्रोडक्शन होगी, एक इतने किलो का टारगेट दे दिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उससे जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उसके ऊपर आपको इंसेंटिव है, तो अननेसेसरी क्या होगा, आप प्रोडक्ट, क्योंकि आपको ये तो बोला नहीं है कि इसका वेट कितना होना चाहिए प्रोडक्ट का, आप अननेसेसरी जो है ना हैवी वेट वाले गुड्स जो है प्रोड्यूस करने शुरू कर देंगे, ठीक है। मुझे याद है आज से 30 साल पहले की बात है, मतलब जब तक इंडियन इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी, तो जो कैमरेज आते थे ना, रशियन भी आते थे कैमरे, अमेरिकन भी आते थे एंड जापानीज भी आते थे। रशियन प्रोडक्ट जो होते थे ना टेक्नोलॉजी वाइज तो यूएस और जापान के प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव होते थे, बट बल्कि बहुत ज्यादा होते थे। यानी कि अगर आप वेट वाइज देखोगे तो
अगर जापान का जो निकॉन या कैनन के कैमरे आते थे उसका वेट और जो रशियन कैमराज आते थे, आई थिंक एक ब्रांड था जेनिथ, हाँ जेनिथ का कैमरा आता था, वो मतलब उतने में ना 3 कैमरे जापानीज बन जाएं जितने में उसका अकेले का वेट होता था। यानी कम से कम नहीं तो एक कैमरे का वेट ही कम से कम मुझे लगता है 800-900 ग्राम के आसपास वेट होता था उसका, जबकि जापानीज कैमरे जो थे 300-350 ग्राम में बन जाते थे, जो लेंस में लाके सब कुछ इतने का होता था। सो क्योंकि वहां पर इंसेंटिव किस चीज पे था, इंसेंटिव इस चीज पे था कि हाँ जी कितना वॉल्यूम, कितना आप किलोग्राम, कितने टन्स जो है आपकी प्रोडक्शन है, तो बस अननेसेसरी हैवी प्रोडक्ट बनाना शुरू करती है। ठीक, सो इंसेंटिव प्लान बनाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब कंप्लीट स्टेट कंट्रोल से, नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल से इंडिविजुअल लिबर्टी खत्म हो जाती है। मैं कहां काम करना चाहता हूं ये मेरी चॉइस होनी चाहिए ना भाई, मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूं या इसमें काम करना चाहता हूं, मेरी चॉइस होनी चाहिए। मुझे बोले नहीं, आपको तो गवर्नमेंट के पास ही काम करना है और गवर्नमेंट जहां चाहेगी उस डिपार्टमेंट में आपको डालेगी। आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें है, आपका इंटरेस्ट किसमें, मैटर नहीं करता है। आपको तो हमने बोल दिया कि इस डिपार्टमेंट में काम करना है, इस डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा आपको। अब कंज्यूमर क्या परचेज करना चाहता है ये भी चॉइस खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको बोल दिया जी आपको खाने में ये मिलेगा, पीने के लिए ये मिलेगा, रहने के लिए ये जगह मिलेगी। यानी कि मेरे पास अगर पैसे हों, अगर मान लो पैसे वाली इकोनॉमी हो, वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो मैं चाहूं मेरे पास पैसे हैं तो जहां मर्जी में रह सकता हूं, बट उन्होंने जहां मुझे शेल्टर दे दिया मुझे वहीं पर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, सो यानी कि जो कंप्लीट स्टेट कंट्रोल है उससे जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर प्रोडक्शन प्लान्ड है बट कंज्यूमर अपनी मर्जी से स्पेंड कर सकता है, प्रोडक्शन प्लान्ड है, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, स्पेंड जैसे मर्जी करो, अपनी मर्जी से स्पेंड कर सकता है, तो जैसे ही कंज्यूमर का ना बिहेवियर चेंज होगा, यानी कि जैसे ही वो किसी चीज की प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना शुरू करेगा, तो जो बनाने के ऊपर कंट्रोल है वो किसका है, गवर्नमेंट का है। तो क्या होगा, अगर मान लो लोगों को एक पर्टिकुलर चीज पसंद आनी शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट ने तो एक लिमिटेड के हिसाब से बनाई थी कि इतना लोगों को इसका कंजम्पशन करेंगे, बट लोगों को वो चीज ज्यादा पसंद आ गई, तो क्या होगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ, उसने उसकी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, तो शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। और अगर मान लो वो उस प्रोडक्ट को, कोई प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा, तो उसकी वो कम क्वांटिटी खरीदता है, तो क्या होगा, सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया था। गवर्नमेंट ने सोचा था जी इतने लोग, इतने हर बंदे के लिए वो चीज बनाई थी, कुछ लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई, तो क्या हुआ, सरप्लस क्रिएट हो गया, कुछ ज्यादा लोगों को वो चीज पसंद आ गई तो उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो जितने हमने ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स ज्यादातर सोवियत यूनियन, यूएसएसआर में 1991 से पहले या ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज हैं, जिनकी वजह से यूएसआर टूटा था। यानी इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से जो यूएसएसआर है ना वो खत्म हुआ था, और बाकी कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं उनके अंदर ना प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। क्योंकि सीधी बात है ना यार, मेरी आजादी खत्म, मैं क्या खाऊंगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मैं क्या पहनूंगा वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मैं कहां काम करूंगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जब सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो लोगों के अंदर जो है ना वो फिर बगावत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज जो होती हैं इनके अंदर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। या तो ऐसा है चाइना की तरह कर दो कि ठीक है भैया जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा मरवा दो उसको, या तो ऐसा बोल दो, ठीक है, या फिर ये है कि आजादी, जो मैं चाहता हूं वो मैं करूं, मैं खाना क्या चाहूंगा, मैं पहनना क्या चाहूंगा, ये सब मेरी मर्जी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी है दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, फ्री डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स। फ्री मार्केट में ना हर इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए फ्री है। कंज्यूमर फ्री है ये चुनने को कि उसको अपनी इनकम से क्या खरीदना है। फर्म्स अपने सप्लाई डिसीजन के लिए फ्री है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए फ्री है। प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगी वो फर्म डिसाइड करे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो होता है लीस्ट होता है। ठीक है, सो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के डिमांड एंड सप्लाई डिसीजन फिर कैसे होंगे, यानी कि मैं कितना डिमांड करूंगा या कितना कोई सप्लाई करेगा, ये क्या होंगे, ये जो सप्लाई डिसीजन या डिमांड डिसीजन है ना, इसको हम कहते हैं कि ये प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से, प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से ऐसा प्राइस एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं जिस पर दोनों एग्री हो जाते हैं। यानी कि मैं किस रेट पर खरीदना चाहता हूं,
मैं किस रेट पर खरीदना चाहता हूं एंड उस रेट पर गवर्नमेंट जो फर्म है वो सप्लाई करने को बेचने को तैयार है। प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से ऐसा प्राइस जो है फिक्स हो जाता है। नाउ व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? प्राइजेस जो है ना, शॉर्टेज एंड सरप्लस अगर होगी तो उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हम ना चैप्टर 3 के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी अभी यहां पर मैं इसका जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। प्राइजेस जो है रिस्पॉन्ड टू शॉर्टेज एंड सरप्लसेस। किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप सब कोविड के अंदर देख चुके हो। जिस चीज की भी शॉर्टेज हुई उसका प्राइस को तो ऐसे ले गए, मतलब कोई दवाई की शॉर्टेज है तो दवाई ब्लैक में होने मिलनी शुरू हो गई। तो यहां पर हम ब्लैक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो शॉर्टेज होती है उससे प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है और किसी चीज का सरप्लस हो जाता है तो प्राइस गिर जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहता है बट प्रोड्यूसर उतना नहीं बनाता या नहीं बनाना चाहता तो डिमांड क्या हो जाएगी? तो उस चीज की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, यानी जितना कंज्यूम प्रोड्यूसर ने बनाया उससे ज्यादा की डिमांड हो गई। और शॉर्टेज जो होती है उसकी वजह से गुड का प्राइस बढ़ जाएगा। अब क्योंकि देखो बिकने के लिए है नहीं, खरीदने वाले ज्यादा हैं तो शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज की वजह से गुड का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ा हुआ प्राइस जो इंक्रीज प्राइस है, इंक्रीज प्राइस फर्म को इस बात के लिए इंकरेज करेगा, कोई मेरी चीज अगर महंगी बिकनी शुरू हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके वो बढ़े हुए प्राइस से होने वाले बेनिफिट को कमा लूं। ठीक है, तो बढ़ा हुआ प्राइस फर्म को इंकरेज करेगा कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करे और बढ़ा हुआ जो प्राइस है वो कंज्यूमर को परचेज कम करने के लिए इंकरेज करेगा, यानी कि परचेज करने के लिए डिस्करेज करेगा। ठीक है, और ये प्राइस तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये शॉर्टेज जो है ना एलिमिनेट ना हो जाए। फिर उधर से उसने फालतू बनाना शुरू कर दिया, इधर से इन्होंने कम खरीदना शुरू कर दिया, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर कि जितना बना रहे हैं और जितना वो डिमांड कर रहे हैं बराबर हो जाएगा और वहां पर ये शॉर्टेज एलिमिनेट हो जाएगी और प्राइस जो है एक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये टॉपिक हम डिटेल में डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है। चलिए, तो इसी तरह अगर मान लो कंज्यूमर ने ये डिसाइड किया कि वो किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम करेगा, कंज्यूमर ने ये डिसाइड किया कि वो किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन जो है कम करेगा, तो क्या हो जाएगा? बन रहा है ज्यादा, लोग यूज कर रहे हैं कम, तो सप्लाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिमांड से ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। और जब किसी चीज का सरप्लस क्रिएट हो जाता है तो इस सरप्लस से क्या होता है? प्राइस गिर जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जब कोई फ्रूट नया नया आता है मार्केट के अंदर, जैसे गर्मियों में वाटरमेलन, तरबूज जो है नया नया जब आता है तो 35-40 रुपए बिक रहा होता है। ठीक है, 35-40 रुपए किलो बिक रहा होता है। बट जैसे ही उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, यानी जैसे ही प्रोडक्शन मार्केट में आती है तो वो 15 रुपए 20 रुपए किलो में धक्के खाना शुरू हो जाता है। यानी जैसे सरप्लस क्रिएट हुआ वैसे ही उसका प्राइस गिर जाएगा। अब प्रोड्यूसर जो है, बनाने वाला जो है, इस कम प्राइस होने की वजह से और प्रोडक्शन कम करने में इंटरेस्टेड होगा, वो कहेगा यार बचते तो है नहीं पैसे, फायदा क्या इसको प्रोड्यूस करने का। और अब प्रोड्यूसर इस कम प्राइस होने की वजह से प्रोडक्शन कम करेगा और सस्ता होने की वजह से कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा और प्राइस तब तक गिरता रहेगा जब तक कि सरप्लस सारे का सारा एलिमिनेट ना हो जाए। जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स मार्केट। अब गुड मार्केट तो समझ आ गया हमें कि जो भी हम सामान खरीदने जाते हैं दैट इज इन द गुड्स मार्केट। फैक्टर मार्केट क्या होती है? फैक्टर मार्केट होती है आप जब वर्किंग फोर्स बन जाएंगे, यानी जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाएंगे। ठीक है, जैसे फैक्टर प्रोडक्शन में क्या क्या होता है? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल में तो मशीनरी हो गई, लैंड हो गया जगह है जहां पर, और लेबर क्या हो गई? आप हो गई। आप बोलोगे हम लेबर का काम करेंगे, आप कहलाएंगे लेबर ही, चाहे आप काम जो मर्जी करें। ठीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड वो बातें बात की हैं,
पार्ट ऑफ जो आप फैक्टर मार्केट के अंदर आप एज अ लेबर ही ट्रीट किए जाएंगे। मतलब हम भी अगर काम कर रहे हैं, कोई भी मैन पावर है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लेबर फोर्स। ठीक है, चलिए। तो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब उसका प्राइस बढ़ेगा तो उस पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स उसको ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगी। अब फर्म्स ज्यादा सप्लाई करेंगी, कैसे सप्लाई करेंगी, उसके लिए उन्हें ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसके लिए उनको ज्यादा इनपुट्स की जरूरत होगी, उसके लिए उनको ज्यादा इनपुट्स की जरूरत होगी। तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो इनपुट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि इनपुट की डिमांड बढ़ गई है तो रिजल्टेंट इनपुट के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे एंड इनपुट के सप्लायर्स अब इस बढ़े हुए प्राइस पर सप्लाई बढ़ा देंगे। यानी देखो ना, अगर मान लो मैं आप एक बंदे को बोलूं यार 10,000 रुपए में काम कर रहा है, वो कहता है 10,000 रुपए लेने से अच्छा तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा खाली। मैंने बोला 25,000 लेगा, अब वो आने को तैयार हो गया। इसका मतलब इनपुट के सप्लायर जो होंगे अब इस बढ़े हुए प्राइस पर सप्लाई जो है इनपुट की बढ़ा देंगे। जैसे अगर मैं इसको ऐसे समझूं, अगर हम गुड्स मार्केट की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड जो है बढ़ती है, किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। शॉर्टेज क्रिएट होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा, ये तो मानते हैं। अब अगर प्राइस बढ़ा है तो उसके रिजल्टेंट क्या होगा, एक तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एक तो उसकी डिमांड जो है गिर जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो हर कोई उस बढ़े हुए प्राइस पर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, उसकी सप्लाई जो है प्रोड्यूसर बढ़ाना चाहेगा। अब अगर सप्लाई प्रोड्यूसर बढ़ाना चाहता है तो वो जाएगा कहां पे, फैक्टर मार्केट में। अब हम गए कहां पे, फैक्टर मार्केट में, जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं। अब क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड बड़ी है तो इसका मतलब जो फैक्टर की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, फैक्टर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड बड़ी है तो फैक्टर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब फैक्टर की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब फैक्टर की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ फैक्टर हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फैक्टर हो जाएगी। अब फैक्टर की शॉर्टेज होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, फैक्टर का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। अब फैक्टर का प्राइस बढ़ेगा तो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो बातें होंगी, एक तो फैक्टर की डिमांड कम हो जाएगी। अगर मान लो मुझे कोई कहे कि, चलो पहले मैं बताता हूं, एक तो उस फैक्टर की डिमांड कम हो जाएगी और एक उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। मुझे कोई किसी से काम करवाना है, नॉर्मली उस चीज के लिए वर्कर जो है से 500 रुपए पर डे पे अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ कोविड सारी की सारी लेबर घर चली गई। अब जो मिल रहा है लेबर वाला वो कोई भी 800-900 रुपए से कमाने को तैयार नहीं है। यानी कि अब मैं क्या कहूंगा, अगर वो काम बहुत जरूरी है, अगर वो काम बहुत जरूरी है तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि मैं 900 पे भी करवा लूं। ठीक है, तो उसकी बढ़ी हुई जो सप्लाई है वो काम आ जाएगी। बट अगर मेरे लिए वो काम थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस का, यानी कि उसके बिना काम चल सकता है, और क्योंकि मुझे एक दिन के लिए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ महीने के लिए पूरा चाहिए, मैंने बोला महीने में तो सर जो 15,000 फालतू लग जाएंगे, महीने में तो मेरे 15,000 फालतू लग जाएंगे। 500 अगर रोज का फालतू दूं तो मैं 15,000 फालतू लग जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, महीने बाद काम करवा लेंगे। यानी कि डिमांड मैंने कम कर दी और उधर सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि जो लोग पहले 500 रुपए में काम करने को रेडी नहीं थे, आज 900-1000 रुपए पे वो भी काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर है। यानी कि गुड्स मार्केट में चेंज के रिजल्टेंट फैक्टर मार्केट में चेंज आता है, गुड्स मार्केट के चेंज के रिजल्टेंट फैक्टर मार्केट में चेंज आता है। अच्छा, अब ना इंटरडिपेंडेंस ना दूसरी डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ ये नहीं होता कि गुड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर मार्केट में होगा, इंटरडिपेंडेंस दूसरी डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करती है। कैसे, जैसे मान लो फैक्टर मार्केट का चेंज गुड मार्केट को भी इंपैक्ट करता है। हम उल्टा भी चल सकते हैं। जैसे मान लो एक नया रॉ मटेरियल आया जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम हो गई। एक रॉ मटेरियल था, पहले जो था वो
महंगा पड़ता था, अब जो है वो सस्ता मिलना शुरू हो गया। तो रॉ मटेरियल नया आने से अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो फर्म क्या चाहेंगी? अगर किसी चीज की कॉस्ट कम होती है तो वो कहते हैं ठीक है हम इसकी सप्लाई बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई ना, तो वो कहेंगे कि अब क्योंकि मार्जिन हमारे ज्यादा हो गए हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। अब जैसे ही वो उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस होगा तो क्या होगा? प्राइस ऑफ गुड क्या हो जाएगा? सरप्लस होने पर प्राइस ऑफ गुड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब प्राइस ऑफ गुड कम हो जाएगा तो कंज्यूमर जो है उसको क्या करना शुरू हो जाएंगे? ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि हुआ क्या कि फैक्टर मार्केट का चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग गुड्स मार्केट में भी चेंज आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में होगा कि पहले गुड में चेंज होगा उसके बाद फैक्टर मार्केट में चेंज होगा। दोनों डायरेक्शन में हो सकता है कि हो सकता है पहले फैक्टर मार्केट में चेंज हो उसके रिजल्टेंट गुड्स मार्केट में चेंज आए, हो सकता है पहले गुड्स मार्केट में चेंज हो और उसके रिजल्टेंट फैक्टर मार्केट के अंदर चेंज आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट गुड्स मार्केट। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ गुड्स और फैक्टर ही आपस में रिलेटेड होते हैं। जब एक गुड का प्राइस बढ़ता है, एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे? उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देंगे। उसका ऑल्टरनेटिव जो भी होगा वो उसको खरीदना शुरू कर देंगे, परचेज करना शुरू कर देंगे, जिससे ऑल्टरनेटिव के प्राइस जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे और ऑल्टरनेटिव की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको ध्यान हो, पहले जब सीएनजी नया नया आया था, आई थिंक मैंने अपनी गाड़ी में फर्स्ट टाइम जब सीएनजी मैंने यूज करना शुरू किया था उस टाइम सीएनजी होती थी 18 रुपए केजी, पेट्रोल होता था अप्रोक्सीमेटली 65 रुपीज केजी, यानी देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ मतलब 4 टाइम्स के आसपास का रेट होता था। तो पेट्रोल अगर मैं बोलूं 7 रुपए किलोमीटर पड़ता था तो सीएनजी जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए किलोमीटर के आसपास कॉस्ट करती थी। अब उसके बाद क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा लोगों ने पेट्रोल की जगह पर सीएनजी यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि उसका ऑल्टरनेटिव यूज करना शुरू कर दिया, जिससे अब क्या हुआ? सीएनजी का प्राइस भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया। अब सीएनजी का प्राइस भी बढ़ गया, मुझे लगता है कि 70 रुपीज पर केजी के आसपास हो चुका है और पेट्रोल 95 रुपीज है, यानी कि जो पहले 18 रुपए किलो होता था वो 70 रुपीज के आसपास हो जाए, 70 से भी हो सकता है ज्यादा ही हो, यानी कि वो उसका प्राइस 4 टाइम्स बढ़ चुका है। और क्योंकि ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, लोगों ने ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। अच्छा, पहले शुरू में ना सीएनजी की लाइन में 3-3 घंटे लोग लगा करते थे, क्योंकि लिमिटेड पेट्रोल पंप होते थे, लिमिटेड सीएनजी स्टेशन होते थे जहां पर कि लोगों को सीएनजी अवेलेबल होती थी। मतलब मुझे ध्यान है कि कई बार ऐसा होता था कि सीएनजी भरवाने के लिए ना जी रात को डिनर करके जाएंगे, अब 2 घंटे गाड़ी के अंदर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे तो लग जाएंगे सीएनजी की लाइन में लगे। अब जो है क्या है, अब सीएनजी जो है हर पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है, यानी कि ऑल्टरनेटिव की सप्लाई भी क्या हुई? बढ़ गई। नेक्स्ट आता है, हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में सारा पढ़ लिया कि होती क्या है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब अच्छी होती है बुरी होती है उसको असेस भी तो करना पड़ेगा ना। सो असेसमेंट ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। देखिए, सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है फ्री मार्केट इकोनॉमी की कि ये सब कुछ ना ऑटोमेटिकली काम करती है। इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए ना कोई कॉम्प्लेक्स एंड जो कॉस्टली ब्यूरोक्रेसीज है ना उसकी जरूरत नहीं है, कोई प्लान नहीं बनाना। ठीक है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहेगा। और जब मार्केट जो होती है हाईली कॉम्पिटेटिव होती है, ठीक है, तो कंपटीशन बिटवीन फर्म से ना प्राइजेस जो होते हैं ना एक लिमिट में रहते हैं, प्राइजेस कम रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर एक दुकान मतलब आपस में जो है कंपटीशन हो रहा होता है कि अगर ये इतने रुपए लीटर बेच रहा है, इतने रुपए किलो बेच रहा है तो मैं इतने रुपए किलो बेचूंगा, यानी कि आपस में कंपटीशन के चक्कर में कंज्यूमर को फायदा होता है। ठीक है, अब क्योंकि प्राइसेस कम रहते हैं तो फर्म्स जो होती हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन करती हैं ताकि वो कंपटीशन में सरवाइव कर सके। ठीक है, अब फर्म्स जितनी एफिशिएंट होंगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, वर्कर जितने एफिशिएंट होंगे उतनी ज्यादा उनकी वेजेस होंगी, वर्कर जितने एफिशिएंट होंगे उतनी ज्यादा उनकी वेजेस होंगी, यानी जो जितनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेगा उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, कंज्यूमर जितना ध्यान से सोच कर प्रोडक्ट खरीदेगा उतनी ज्यादा उसको उसकी वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। ठीक है ना, कंज्यूमर जो है जितना सोच समझ के प्रोडक्ट को खरीदेगा, भाई मैं इतने पैसे खर्च रहा हूं
अब इस पैसे से मुझे वैल्यू फॉर मनी ये मिल रही है। अगर मान लो मेरी दूसरी ऑप्शन, दूसरे प्रोडक्ट को मैं खरीद लेता हूं जिसमें मुझे वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो मैं उस प्रोडक्ट पे चला जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ मेरी मर्जी पे होना है कि मुझे क्या खरीदना है। ठीक है, हाँ, बट सब कुछ एडवांटेज ही नहीं है, इसकी ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी भी हैं कुछ। देखो, प्रैक्टिकली देखें ना तो मार्केट जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी तो अचीव नहीं कर पाती। एफिशिएंसी मतलब हर बंदा बिल्कुल एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन कर रहा है, एफिशिएंट वे में कंजम्पशन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली मार्केट मैक्सिमम एफिशिएंसी तो अचीव कर नहीं पाती, इसलिए फ्री मार्केट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। अब गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है? अब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली चीज, प्रॉपर्टी एंड पावर में बी अनइक्वली डिवाइडेड। प्रॉपर्टी एंड पावर का जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। अब अंबानी जी के पास जितना पैसा एंड पावर है, अडानी के पास जितना पैसा एंड पावर है, ऑल्दो काफी सारा हिंडनबर्ग ने छीन लिया है, ठीक है, हिंडनबर्ग की वजह से छीन गया है, बट अभी भी जितना उनके पास पैसा एंड पावर है उतनी मेरे पास तो नहीं है ना। इसका मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रॉपर्टी एंड पावर जो होती है ना, उसका डिवीजन बराबर नहीं होता, अनइक्वली डिवाइडेड होता है। अच्छा, बोला जाता है कि सोशलिस्ट में सब बराबर हैं, होता नहीं है बराबर, तब भी बराबर नहीं होता था। यानी कि जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती थी ना, जब यूएसएसआर टूटा था, ठीक है, 91 के अंदर आई थिंक यूएसएसआर टूटा था, तो जो भी उसके टॉप मैनेजमेंट थी, यानी कि जो भी उसमें डिसीजन मेकर्स थे, उनके घरों के अंदर, बाथरूम्स के अंदर जो टैप थे वो भी गोल्ड के थे। ठीक है, बाथरूम के टैप्स भी गोल्ड के थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा है, कहने की बात है कि सब बराबर हैं, लोगों को ठीक है घर में रहने की जगह मिलती थी, बट ऐसी जो चीज नहीं मिलती थी कि जो मैं आपको बोल रहा हूं कि बाथरूम के अंदर टैप भी गोल्ड के हो। ठीक है, सो प्रॉपर्टी एंड पावर में बी अनइक्वली डिवाइडेड इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब फर्म्स के बीच जो कंपटीशन है वो लिमिटेड ही होता है। कुछ एक फर्म्स जो है ना पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही होती है, कंपटीशन होता है बट लिमिटेड होता है। कुछ फर्म्स जो होती है पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही होती हैं। जैसे इंडिया का अगर एग्जांपल लेके चलते हैं तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तीन कंपनीज हैं। मेजर प्लेयर इसमें से एयरटेल और जियो ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जियो प्राइस रखेगा ऑलमोस्ट एयरटेल का भी वही होगा, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि मंथली रिचार्ज हो। हाँ, पहले अंबानी जी ने डेटा का भंडारा लगाया था, एक टाइम था जब अंबानी जी ने जियो में डेटा का भंडारा लगाया था, बट एयरटेल ने भी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपीट करके, मुझे याद है आज से जब तक जियो नहीं आया था, यानी आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब तक जियो नहीं आया था, हम 1 GB का मंथली डेटा रिचार्ज करवाते थे। 1 GB का मंथली डेटा रिचार्ज करवाते थे, वो होता था अप्रोक्सीमेटली 350 रुपए में। अब उस 1 GB के अंदर ही पूरा महीना घर का चलाना है। जो लैपटॉप के लिए मुझे चाहिए अगर डेटा, तो 1 GB में पूरा महीना चलाना पड़ता था। घर बच्चों को भी बोला होता था, बेटा कोई वीडियो डाउनलोड मत कर लेना गलती से, यानी यूट्यूब वगैरह इतना ज्यादा वो तो नहीं था, बट कोई गलती से वीडियो डाउनलोड ना कर लेना। जो एप्लीकेशंस होती थी मोबाइल फोन के अंदर, हमने वो कर रखी होती थी सेटिंग कि कोई भी ऐप ऑटोमेटिक अपडेट ना हो जाए, क्योंकि पता लगता था गलती से भी अगर हो गया तो बस फिर से 350 रुपए लग जाएंगे हमारे। सो उनके आने के बाद बिकॉज ऑफ कंपटीशन ये सब डेटा जो है इतना सस्ता हुआ है। बट फिर भी जो भी कंट्रोल है अभी भी आज की डेट में जियो और एयरटेल का, अगर कल को वो मिल जाते हैं, गवर्नमेंट मिलने नहीं देती है, ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगाती है मिलने पे, नहीं तो क्या होगा अगर मिल जाए, अगर मान लो 3 कंपनीज हैं, तीनों आपस में टाई अप कर लें और बोल दें कि ठीक है जी अब तो 1 GB डेटा अब हमें 300 रुपए महीने पे ना, मतलब 200-250 रुपए महीने पे 1.5 GB डेटा रोज का मिलता है। अगर वो आपस में ये फिक्स कर लें, कोई भी सस्ता नहीं देगा इनको ना, जितने भी हैं ये, इन सबको मंथली 1 GB डेटा देंगे और 300 रुपए चार्ज करेंगे, पुराने वाली औकात पे आ जाते हैं हम, तो क्या होगा, आप 1 GB डेटा खरीदोगे। ठीक है, यानी कि अगर कंपटीशन
खत्म कर दें, बट गवर्नमेंट कंपटीशन खत्म नहीं करने देती, उसके ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा के चलती है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे ना तो ये जीने ना दे हमको बड़ी कंपनीज जो है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर एंड फर्म्स के पास डिफरेंट गुड्स की कॉस्ट एंड बेनिफिट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो कई बार ना डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। यानी कि जो भी कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है और उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, कस्टमर भी खरीदने जा रहा है। अब उसने इस एक चीज को खरीद तो लिया कि हाँ जी मुझे इससे इतना ये बेनिफिट मिलेगा, हो सकता है कि वो एक्चुअल बेनिफिट वो ना हो जो वो सोच के चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो डिसीजन जो है बंदे का गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट इज जो लैक ऑफ कंपटीशन है और हाई प्रॉफिट की वजह से फर्म के पास ना एफिशिएंट होने का कोई इंसेंटिव नहीं होता। अगर मान लो कंपटीशन नहीं है किसी का और प्रॉफिट बड़ा ज्यादा है तो कहेंगे ठीक है कमा तो रहे हैं ना, क्या जरूरत है एफिशिएंट होने की, क्या हो जाएगा। मतलब जहां पर 100 करोड़ बच रहा है 120 करोड़ बच जाए, 105 करोड़ बच जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा हमें। इट मीन्स कि लैक ऑफ कंपटीशन या हाई प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से फर्म्स जो होती हैं उनके पास अगर कोई प्रोडक्ट की मार्केट ऐसी है कि उसमें कंपटीशन नहीं है तो फर्म्स के पास ना एफिशिएंट होने का कोई इंसेंटिव नहीं होता फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, एंड कुछ फर्म्स, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ फर्म्स अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट कर सकती हैं जो सोशली डिजायरेबल या सोशली ठीक नहीं है। अब ये क्या होता है एनवायरनमेंट पॉल्यूट करने मतलब, अगर अभी तो ठीक है इंडिया में अभी दिल्ली में भी जो है आई थिंक नाम क्या है ग्रीन ट्रिब्यूनल है ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने दिल्ली के अंदर जो भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी ना उनको बंद करवाया है। ठीक है, मतलब आज से 10-12 साल पहले दिल्ली के अंदर आप तो ये सोचते होगे ना अब सांस लेना मुश्किल होता है, आज से 10-12 साल पहले रोड के ऊपर जब तक डीजल और सीएनजी नहीं आई थी, जब तक आज से मतलब 15-18 साल के पहले भी आप मान लो, तो जब तक सीएनजी नहीं आई थी ना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थी ये डीजल पे चलती थी, रेड लाइट पे खड़े होने का मतलब है कि आप जो है ना ऐसे सारी आसपास जितनी भी बसेस खड़ी होती थी ऐसे डीजल का धुआं फेंक रही होती थी आपके ऊपर कि मतलब ये बोलते थे कि हाँ जी एक बार अगर आप रोड पे निकल गए ना तो शाम तक उतना इनहेल करके आओगे अंदर अपने कि जितना 10 सिगरेट पीने के बराबर होगा। ठीक है, जो सिगरेट पीता भी नहीं है ना तो वो भी 10 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल करके आता ही है। एंड गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंट्रोल किया एंड एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉल्यूट मतलब कम होना शुरू हुआ। एंड बट अभी भी अगर आप देखो तो यमुना है, ठीक है, यमुना नदी है, कहने को नदी है, सिर्फ बरसातों में नदी नजर आती है, वैसे तो वो नाला ही लगता है मुझे। अगर आप उसके आसपास से निकलो भी तो जहां पर थोड़ा बहुत भी पानी है ना वहां आप देखोगे बिल्कुल सारे का सारा ना फोम है, सारा फोम। वो क्या है, आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना उसका जो केमिकल है केमिकल वेस्ट है वो सारे का सारा केमिकल वेस्ट जो है ना वो डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट सीधा यमुना में डाल देते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट की कॉस्ट आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब नुकसान होगा, खर्चा आएगा और कॉस्ट आती है तो प्रॉफिट कम होगा। तो वो कहते हैं छोड़ो ना, हमने कौन सा यमुना में जाके नहाना है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं और ये चीज जो है सोशली ठीक नहीं होती है। अच्छा, कुछ सोशली डिजायरेबल गुड्स जो होते हैं, सोशली डिजायरेबल गुड्स क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो तो उनका प्रोडक्शन करेंगे नहीं। यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रॉफिटेबल नहीं है ज्यादा, तो कोई भी फ्री मार्केट इकोनॉमी उसको क्यों प्रोड्यूस करेगा। भाई मुझे किसी चीज में कमाई नहीं हो रही तो मैं उसका प्रोडक्शन क्यों करूंगा। हाँ, मुझे कोई ये बोले कि मैं डॉक्टर हूं फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई बोले जी नर्सिंग होम खोलना है, ठीक है जी खोल लिया। अब उस नर्सिंग होम में मैंने बोला ठीक है नर्सिंग होम खोल रहा हूं, सारे पैसे मैं लगाऊंगा बट गरीबों का इलाज मुफ्त में करूंगा। ठीक है, लोग मुझे पागल कहेंगे, तो कहेंगे भाई डॉक्टर बना है तू, इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, उसकी वसूली करने का तो टाइम अब आया है। इसलिए जब नर्सिंग होम के लिए गवर्नमेंट जगह देती है ना तो साथ में वो बोलती है कि आपको जो है इतने ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका इलाज मुफ्त में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो हम आपसे जो भी आपको सस्ते रेट पर जमीन दे रहे हैं इसके लिए वो हम आपसे वापस ले लेंगे हॉस्पिटल खोलने के लिए जो जमीन दे रहे हैं। तो अदरवाइज तो क्या होगा,
कि लोग जो हैं स्कूल खोले ही ना। अब स्कूलों के अंदर भी क्या है, पब्लिक स्कूल्स जो हैं उसके अंदर EWS का कोटा है जिनकी फीस नहीं लगती है, तो उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो फीस है वो नहीं लग रही है। अदरवाइज तो पब्लिक स्कूलों के अंदर सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया जी इतने % आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी फ्री में एजुकेशन देनी पड़ेगी, तभी हम आपको स्कूल के लिए जमीन देने वाले हैं। सो क्या बताया मैंने कि जो सोशली डिजायरेबल गुड्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब का प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब देखो, अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहता तो अगर कमांड या जो वो वाली इकॉनमी है, प्लान्ड इकॉनमी है, उसमें प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, गवर्नमेंट उसको प्रोड्यूस करेगी। बट फ्री मार्केट इकॉनमी में अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहता तो उसका प्रोडक्शन जो है बंद कर दिया जाएगा और उससे रिलेटेड सारे वर्कर्स को सिंपली फायर कर दिया जाएगा। यानी कि रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो फ्री मार्केट इकॉनमी का ही प्रोडक्ट है एक। यानी कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है भाई, मेरे पास अगर जगह नहीं है किसी को काम देने, मेरे पास काम नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ी है कि मैं किसी को अपने पास रखूंगा। निकालो भाई इसको। अगर मेरा मतलब इवन यहां तक होता है, जो कंपनीज होती है ना वो ऐसे भी काम करती हैं। पहले हमने पूरी टीम बनाई, मतलब मैंने सिंपली ये देख रखा है कि कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आना था, उसके लिए उन्होंने पूरा टीम जो थी प्लान कर ली। उस टीम को प्लान करने में जैसे मान लो 20 या 30 लोगों की जो भी टीम थी प्लान कर ली। अभी काम शुरू होना था, सबने उसके ऊपर जो बेसिक काम था वो करना स्टार्ट कर दिया एंड अभी काम शुरू होना था, प्रोजेक्ट जो था ना वो कैंसिल हो गया, यानी कि वो प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत ये कहती है कि बंदे जो भी उससे रिलेटेड लोग थे उनको बुलाओ, उनको बोलो जी नहीं आपका जो है ये प्रोजेक्ट अब हमारा नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसके लिए जो भी लोग थे उनको कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डालें। वो कहते हैं सीधा उन्होंने क्या किया, सिंपली मतलब देख रखा है मैंने, सिंपली जब वो आके ऑफिस में एंटर करने लगे तो जो कार्ड पंच करने से ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है ना, तो वो उनका कार्ड लगाया, कार्ड ने मतलब दरवाजा ओपन नहीं हुआ। गार्ड से पूछा, वो कहता है कि रिसेप्शन पे जाके पता करो। रिसेप्शन पे गए, उन्होंने कार्ड पे आपका एम्प्लॉय आईडी देखा, एम्प्लॉय आईडी डाला और बोला HR से जाके मिलो। HR के पास गए, उन्होंने सिंपली क्या करा था, कहते हैं आपके पास लैपटॉप है? हाँ जी है। लैपटॉप डिपॉजिट करो 1 मंथ का, क्योंकि आपका नोटिस पीरियड होता है, हम आपसे नोटिस पीरियड सर्व नहीं करवा रहे, ये 1 मंथ का सैलरी का चेक है, ये जाइए, आज से आपके लिए ऑफिस के दरवाजे बंद हैं। ठीक है, यानी कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती फ्री मार्केट इकॉनमी के अंदर। अगर कोई चीज प्रॉफिटेबल नहीं है, नहीं बनानी हमने उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एथिकल ऑब्जेक्शन। अब इससे ना जो फ्री मार्केट इकॉनमी होती है दैट इनकरेजेस सेल्फिशनेस। ठीक है, यानी कि आदमी ने खुद गर्ज हो जाता है, ग्रीड, लालच, मेटीरियलिज्म, पावर एक्विजिशन। ठीक है, मतलब सबके दिमाग में ना आज की डेट में कोई एक एंटरप्रेन्योर बनता है ना, आजकल तो वैसे भी बड़ा वो हो गया है, हाँ जी मुझे यूनिकॉर्न बनना है, मतलब इंसान नहीं बनना चाहता कोई भी, यूनिकॉर्न पहले बनना चाहता है। सो सबको पहले ना क्या करना है, हाँ जी पहले मुझे ना इंडिया का सबसे अमीर बनना है, अंबानी जी को ना पीछे छोड़ना है मुझे। मतलब अडानी अब फर्स्ट से जैसे 7th पे या 9th पे आ गया एक बंदे की रिपोर्ट की वजह से। सो हर एक के दिमाग में ये है कि पहले मुझे इंडिया का सबसे अमीर बनना है, उसके बाद मुझे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनना है। मतलब हर एक के दिमाग में यही है। इंसान नहीं बनना चाहता कोई, हर कोई ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता। तो ये सब किसकी देन है? ये सब की सब फ्री मार्केट इकॉनमी की देन है। तो अब ये प्रॉब्लम होगी फ्री मार्केट की। तो जब कमांड इकॉनमी भी बुरी, फ्री मार्केट इकॉनमी बुरी, तो अच्छा क्या? अच्छा क्या? अच्छा तो कुछ भी नहीं है, खैर मिक्स्ड इकॉनमी, क्योंकि दोनों ही
कमांड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी की कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसलिए ज्यादातर जो रियल वर्ल्ड की इकोनॉमीज होती है ना, वो दोनों का ना मिक्सचर होती है। यानी कि वो सीधा बोलते हैं कुछ चीजें प्राइवेट हाथों में दे दो, कुछ चीजें गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में ना कुछ चीजों पर गवर्नमेंट जो है ना कंट्रोल करती है। कैसे? गवर्नमेंट कहती है जी टैक्स एंड सब्सिडी की हेल्प से ना प्राइस ऑफ गुड्स है ना उसको कंट्रोल रखती है। यानी कि अगर लगता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इसमें ज्यादा है, टैक्स लगाओ इस पे। ये चीज सोशली अच्छी नहीं है, मतलब पब्लिक हेल्थ के लिए बुरी है, टैक्स लगाओ इस पे। जैसे हर साल अगर आप बजट में देखोगे तो सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। दैट इज जस्ट बिकॉज कि वो चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि इतनी महंगी हो जाए शराब और जो सिगरेट है, टबैको एंड अल्कोहल की बात अगर हम करें तो इतनी, वो कहते हैं जी इसके ऊपर तो इतना टैक्स लगा तो कम है, क्योंकि जिसने पीनी है वो पिएगा ही पिएगा। तो हमें जब इससे कमाई हो रही है तो हमें बुराई क्या है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोई नहीं बनाना चाहता, उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उसको इनकरेज करने के लिए सब्सिडी देती है। सो टैक्स और सब्सिडी की हेल्प से प्राइसेस ऑफ गुड्स को कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है टैक्सेस, वेलफेयर पेमेंट, वेज कंट्रोल। ये सब प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट पर कंट्रोल, इन सब से ना लोगों की इनकम पर कंट्रोल करती है। जैसे मान लो टैक्स जो होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब जितनी आपकी इनकम लेवल बढ़ता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाएगा। वेलफेयर पेमेंट, वेलफेयर पेमेंट क्या होती है? जैसे वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन मतलब जिसका जो भी इनकम जिसकी नहीं है बट वो 60 ईयर से अबव है, यानी कि रिटायर्ड है, तो गवर्नमेंट ने उसको ये बोल दिया कि हाँ जी इतने रुपए पर मंथ हम आपको जो है पेंशन देंगे, जबकि उन्होंने कोई काम नहीं किया उसके लिए। नॉर्मली पेंशन क्या होता है? पेंशन की जो डेफिनेशन नॉर्मली होती है वो क्या होती है कि यू वर्क इन योर वर्किंग लाइफ, यू इन्वेस्ट समथिंग, आपका एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा साथ में इन्वेस्ट करता है, दोनों मिला के आपकी रिटायर्ड लाइफ के लिए पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। बट यहां पर इसको हम पेंशन ना बोलकर वेलफेयर पेमेंट बोलते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन यहां पर नहीं है। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। भाई जीना तो है ना, खर्चा तो मिनिमम एक बेसिक खर्चा तो चाहिए चाहिए। वेज कंट्रोल, इतने मिनिमम वेजेस आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा? अब मान लो मुझे पता है कि मेरे पास लोगों ने काम करने आना है, मैं बोलूं जी काम करना है ना, मैं दूंगा आपको 10,000 महीना, ठीक है। करना है करो, नहीं करना ना करो। किसी वजह अगर काम नहीं है, लोग 10,000 में भी काम करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है जी ग्रेजुएट को मिनिमम आपको 19,000 देने ही पड़ेंगे, इससे कम आप ग्रेजुएट को नहीं दे सकते। तो दैट मीन्स कि वेज कंट्रोल से भी गवर्नमेंट जो है इनकम के ऊपर कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेशन, यानी कि कानून की हेल्प से। लेजिस्लेशन से प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पर कंट्रोल करती है। जैसे अनसेफ गुड्स के प्रोडक्शन पर कंट्रोल करना, यानी कि उसको फ्री जो है फ्री टू प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। या जिन चीजों से, जैसे मान लो पॉल्यूशन है तो हमने जो क्या किया, फायर वर्क्स जो है इसके ऊपर बैन लगा दिया दिल्ली के अंदर। एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है, या तो गवर्नमेंट इसका खुद प्रोविजन करेगी या सब्सिडी की हेल्प से सस्ते प्राइस पर अरेंजमेंट करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि या तो गवर्नमेंट स्कूल है, नहीं तो पब्लिक स्कूल्स भी हैं, वहां पर उनको बोल दिया कि आपको सस्ता लैंड दे देंगे बट आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इनको इतने % सीट्स जो है अलॉट करनी पड़ेंगी। नर्सिंग होम को बोल दिया, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही, या नर्सिंग होम को बोल दिया कि अगर आपको जगह चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए तो आपको गरीबों का इलाज इतने तक का आपको गरीबों का इलाज मुफ्त में करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या हुआ, या तो खुद प्रोविजन खुद आपको सप्लाई करेगी या फिर सब्सिडी की हेल्प से सस्ते प्राइस पर उसका अरेंजमेंट करेगी। इसके अलावा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, इन पर ना गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उनकी हेल्प से कंट्रोल करती है। मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्फ्लेशन रेट पे कंट्रोल करता है, एक्सचेंज रेट पे की फ्लक्चुएशन पे कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, ये सारी की सारी पॉलिसीज जो है ना, ये सब की सब किस लिए होती हैं कि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन सब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए काम आती है। ये हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड ज्यादातर जैसे इंडिया भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अमेरिका को बोलते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वैसे वो
है भी फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब वहां पर तो सीधा सा है ना कि आपको कुछ भी फ्री में नहीं है। मर भी जाएगा ना बंदा तो भी उसका इलाज फ्री में नहीं होगा, ठीक है। मतलब सीधा बोलते हैं ना, हर कोई हर जगह बोलते हैं इंश्योरेंस करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में कुछ नहीं है वहां पे। नेक्स्ट आता है द इनफॉर्मल सेक्टर, एक थर्ड डायमेंशन, ठीक है। हमने बोल दिया एक हो गया कमांड इकोनॉमी, एक हो गया फ्री इकोनॉमी, उन दोनों का मिक्सचर कर दिया तो हमने बोल दिया कि ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल सेक्टर। देखो सभी सोसाइटीज जो होती है ना उसमें ऐसे डिसीजन भी लिए जाते हैं जिनसे जिनमें ना तो गवर्नमेंट का कोई रोल होता है ना मार्केट का, ठीक है। बहुत सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आउटपुट तो होता है बट प्रोवाइडर जो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, पर तब भी नो मनी एक्सचेंज हैंड्स, यानी कि आपका आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, वो बंदा अगर कहीं और काम करे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, पर तब भी उसको उस काम के पैसे नहीं मिलते, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल, आपके घर पर आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है जिसकी वैल्यू तो है, ठीक है, जिसकी वैल्यू तो है, क्योंकि हो सकता है कि वही खाना अगर वो किसी को, वो खाना तो बनाती है, से 5 लोगों का खाना बनाती है, और अगर वो खाना एज अ टिफिन सर्विस शुरू कर दें तो उससे उनको पैसे भी मिलेंगे, बट यानी कि उसकी वैल्यू तो है, पर आप उसकी वैल्यू देना तो दूर थैंक तक नहीं बोलते, ठीक है। पैसे की बात छोड़ो, पैसे तो चलो ठीक है नहीं देना, पर आप कहते हैं क्या, मतलब रोज रोज ही आप लौकी की सब्जी बना देते हो, ठीक है, दाल के अलावा आपको कुछ सूझता नहीं है क्या, मतलब ऐसा आप बोलते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट की जिसकी वैल्यू है बट आप उसकी वैल्यू नहीं करते। हो सकता है जैसे बचपन में, आज के डेट में तो हो सकता है नहीं पढ़ा पाते होंगे, बचपन में हो सकता है कि आपके फादर आपको शाम को 1 घंटा पढ़ाते हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो पढ़ा रहे हैं आपको तो हो सकता है वो आपके किसी पड़ोसी के बच्चे को भी पढ़ा सकते हो, और वहां से उनको 1 घंटा पढ़ाने के महीने के 1000-2000 में मिल भी जाए, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, ठीक है, पर आपको तो पढ़ाने के आप उनसे पैसे नहीं लिए ना, मतलब आपने तो पैसे नहीं दिए। आप बोलोगे हाँ दिए भी हो तो क्या है, पापा की जेब से निकाल के ही, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में जाएंगे वो पैसे, यानी कि उनका वैल्यू है, आउटपुट है, फिर भी उसके पैसे पे नहीं होते। सो दीज एक्टिविटीज जिनकी वैल्यू होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, बट उसके लिए मनी जो है हैंड्स एक्सचेंज नहीं करती, these activities are taking place in the informal sector. These activities are taking place in the informal sector. अब informal sector का साइज कितना होगा, informal sector कितना बड़ा होगा किसी इकोनॉमी के अंदर, ये ना कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। आज से 15-20 साल पहले तक जो फीमेल वर्किंग जो होती थी, मतलब फीमेल्स जो होते कम वर्किंग क्लास में आती थी, मतलब वर्किंग में फीमेल्स कहाँ काम करती थी, मतलब जहां तक मैं जानता हूँ, मतलब ऐसे अगर 20-25 साल पीछे जाएं, या तो बैंक्स में जॉब होती थी, या स्कूल में टीचर, या कॉलेज के अंदर लेक्चरर, इसके अलावा फीमेल्स जो है कहीं काम नहीं करती थी। हाँ, हॉस्पिटल में नर्सेस का काम करती थी, डॉक्टर्स कम होती थी, बट आज की डेट में क्या है, हर कॉर्पोरेट के अंदर जो है ना एक तरह से बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं कि फीमेल स्टाफ भी इतना होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट्स हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं जहां पर पहले फीमेल्स काम नहीं करती थी, वो अब करती हैं, यानी कि पहले वो घर के काम करती थी, ठीक है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर का साइज बड़ा था। अब उनकी क्योंकि ट्रांसफर फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बन चुकी हैं, तो अब इनफॉर्मल सेक्टर का साइज जो है कम हो गया है। अब क्योंकि वो घर का काम नहीं करती हैं, तो अब उन लोगों ने इन कामों को करने के लिए घर पर मेड, क्लीनर, ट्यूटर रख लिए हैं। भाई आपको खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए मेड है, ठीक है, घर पढ़ाने के लिए आपका ट्यूटर है, जो पहले काम पापा करते थे अब वो ट्यूटर करता है, ट्यूटर को तो पैसे देने पड़ेंगे, मेड अगर आएगी उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। तो अब जो था वो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, अब वो मार्केट सेक्टर हो गया है, क्योंकि उसमें आपका आउटपुट पहले भी था, आउटपुट अब भी है, बस पहले आउटपुट के पैसे नहीं दिए जाते थे, अब आउटपुट के पैसे देने पड़ते हैं। मेड तो ऐसा नहीं बोलेगी ना कि कोई बात नहीं, मेरे लिए बच्चों जैसे है, मैं नहीं लूंगी पैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो ट्यूटर भी अगर पढ़ाने आ रहा है तो हर महीने की फीस वो लेगा ही लेगा, यानी कि जो पहले इनफॉर्मल सेक्टर था अब वो पार्ट ऑफ मार्केट सेक्टर हो गया है, ठीक है।
सो विद दिस हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 कंप्लीट होता है।